मैं पीएफ निकालने का फॉर्म भर रहा हूँ 4 लाख रुपए का। अगर आपको भी निकालना हो, आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका भी पीएफ एडवांस निकल जाएगा। एक दिन के अंदर भी पीएफ एडवांस निकल सकता है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। अभी जो आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ये एज ए कंसल्टेशन मैं किसी का फॉर्म भर रहा हूँ फीस लेके। आप स्टेप्स को फॉलो करके खुद का पीएफ निकाल सकते हैं, और अगर आपको लगे कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे भी फॉर्म भरवा सकते हैं। एडवांस निकालने के तरीके में 2-3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि आप कितना एडवांस निकाल सकते हैं। आमतौर पे आप जो एम्प्लॉय का हिस्सा है, मतलब आपका अपना जो जोड़ा हुआ पैसा है, वही आप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि जिस जगह आप अभी नौकरी कर रहे हो उस जगह आप फॉर्म 31 सिलेक्ट करते हैं, तब आपका निकलता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि आपको कौन सा रीज़न सिलेक्ट करना है जिससे आपका पैसा सही तरह से निकल जाए। तो ये तीनों ही सवाल के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको आ जाना है अपनी पासबुक में। पासबुक में आप ये समझिएगा कि पुराने आईडी अगर है तो उसमें से ट्रांसफ़र करके नई आईडी में आ जाए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 आईडी है, एक आईडी में 0 हो गया है। 0 इसलिए हो गया है क्योंकि हमने ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट आईडी में ले आया है। अब हमारा सारा पैसा इस आईडी में है और इस आईडी में अभी हम नौकरी कर रहे हैं। हमारा जो एम्प्लॉय शेयर, मतलब मेरे हिस्से से जो कटा है वो एम्प्लॉय शेयर कहा जाता है, और जो कंपनी ने जमा किया है वो यहाँ होता है। पेंशन वाला अमाउंट आपको इस जगह पे नज़र नहीं आएगा, ना ही आप पेंशन में से एडवांस निकाल सकते हो। एडवांस सिर्फ पीएफ में से निकाला जा सकता है। एम्प्लॉय शेयर आपको दिख रहा है 1,38,000, तो 1,38,000 में से आम तौर पे आपको निकालना होता है, जिसके लिए आपको इलनेस का फॉर्म भरना होता है। इस वाले मेंबर के केस में इनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, और इनको जॉब करते हुए जो है एक बार भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन और हाउस नहीं निकाला है, इसलिए हम इनका कंस्ट्रक्शन और हाउस भर रहे हैं, जिससे कि इनका जो भी टोटल पीएफ है वो पूरा का पूरा टोटल पीएफ, जिसमें एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर आप देख लीजिए, एम्प्लॉय शेयर ये और एम्प्लॉयर शेयर ये दोनों ही निकल जाएगा। सैलरी का कंपोनेंट ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपकी सैलरी यहाँ 15,000 लिखी है तो आप मान के चलो जो भी कैलकुलेशन होगी वो 15,000 के हिसाब से होगी। अब इसके केस में जैसे 50,000 की सैलरी है तो 50,000 गुणा 6, मतलब अगर मान लो इसका इलनेस का भी फॉर्म भरना होगा तो 50,000 गुणा 6 मतलब 3 लाख रुपए तक निकल सकता है। तो मान लो 3 लाख तक निकल सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर 1,38 है, तो अगर मैं 3 लाख का फॉर्म भर दूंगा तो 1,38 मेरे को आएगा। समझ में आ रहा है? आशा करूंगा आप समझ पा रहे होंगे। मैं अब आपको प्रैक्टिकली फॉर्म भर के दिखा रहा हूं। फॉर्म भरने में मुझे सबसे पहले होम पे जाना है। होम पे जाके मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। रिफ्रेश करने के बाद समझिएगा कि अगर आप फ़ोन से भरेंगे तो यहाँ पे जाके डेस्कटॉप मोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ना हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड बना लेना है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे अपना लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने से हमें ओटीपी मांग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी का फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ ओटीपी की डिमांड करते हैं। तो आप जो अगर अपना खुद से करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर पासवर्ड आप भूल चुके हो फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि पासवर्ड एक्सपायर हो गया हो, नया पासवर्ड बनाइए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। हम यहाँ पे ओटीपी एंटर कर रहे हैं। ओटीपी हमने एंटर कर लिया। जैसा आप देख रहे हैं कि ओल्ड पासवर्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमें नया पासवर्ड बनाना है। इसी तरह आपके केस में भी हो सकता है। अगर आपका पासवर्ड अभी 3 महीने पुराना नहीं हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो अपना लॉगिन है वो कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ा था, मजबूरी थी, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर लिया है। चेंज पासवर्ड करने के बाद वापस से हम लॉगिन पे आ जाएंगे। लॉगिन पे आने के बाद आपको वापस से अपना सारा यूएन नंबर और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है वो आपको डालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा जो नया पासवर्ड बनाया गया है वो अभी पासबुक वाली वेबसाइट पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले पासवर्ड को वहाँ चलने में 3 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ इसलिए मैं आपको ये चीज़ें गाइड कर सकता हूँ। सबमिट करने के बाद अब हमारा लॉगिन हो चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे, क्लेम्स पे जाएंगे। क्लेम्स पे जाके हमारा यहाँ हमें बैंक डिटेल डालनी है। हम जो बैंक डिटेल डाल रहे हैं ये हमारा ऑलरेडी जो बैंक लगा हुआ है वो आ रहा है। अगर आपको बैंक बदलना हो तो आप केवाईसी मैनेज पे जाके केवाईसी में जाके पहले बैंक चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं।
ये हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम यहाँ आगे प्रोसीड कर रहे हैं। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास पूछ रहा है कौन सा क्लेम भरना है। अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्म 31 ही आएगा। 1910 से जो फॉर्म होता है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ये एडवांस भी है या फाइनल सेटलमेंट है या फिर पूरा का पूरा पीएफ है, सारे फॉर्म्स यहीं से भरे जाते हैं। अभी हम नौकरी चालू है हमारी, हमारे पास फॉर्म 31 आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे सर्विस सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। उसके बाद पर्पस, अमाउंट, एड्रेस, एड्रेस में जहां आप रह रहे हैं वहां का एड्रेस। उसके बाद स्कैन कॉपी चेक की या पासबुक की आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सर्विस हमने अपना जो सिलेक्ट करना है वो जो करंट वाली सर्विस है वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें हमारे 4 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो हमने ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने अपना जो रीज़न है, इस केस में हमारे को कंस्ट्रक्शन और हाउस भरना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब हम अमाउंट का अगर समझें तो अमाउंट में हमें पूरा ही अमाउंट भर देना है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी ये होती है कि हमें जो है 80% भरना होता है, 90% भरना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो अमाउंट आपको नज़र आ रहा हो पासबुक के अंदर वो आप भर दीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एड्रेस भरने का है। तो यहाँ एड्रेस भरने के बाद हम यहाँ पे आधार ओटीपी ले रहे हैं, साथ में ही हमने अपना चूज फाइल करके चेक ले लिया है। चेक को आपको एक बार देख लेना है। चेक में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि आपका आईएफएससी कोड सही होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, ये सब चीज़ें सही होनी चाहिए। कैंसिल अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी साइन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो रेलेवेंट है, अकाउंट नंबर देखना, नाम देखना, आईएफएससी कोड देखना, ये 3 चीज़ें उन्हें मैनुअली देखनी होती हैं। इसकी वजह से वो आपका जो है ये रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आप अपना चेक लगाइए ही लगाइए। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना लास्ट स्टेप पे आ गए हैं। लास्ट स्टेप पे आके हम अपना आधार ओटीपी सबमिट कर रहे हैं। आधार ओटीपी सबमिट करते ही आपका एक तरह से फॉर्म चला गया। अब हम इसे डाउनलोड कर रहे हैं। आप चाहें अगर डाउनलोड करना रह जाए तो भी कोई इशू नहीं है। आप ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाएंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि आपका सबमिट कर दिया गया है। 29 मार्च को 9:30 बजे सबमिट हो गया। अब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि अभी ये सबमिट एट पोर्टल आया है, ये पहला स्टेज है। अगला स्टेज आएगा जिसे अंडर प्रोसेस करना कहते हैं। अंडर प्रोसेस के अंदर मतलब ये है कि जो आपका पीएफ ऑफिस में फॉर्म पहुंच गया है, अब पीएफ ऑफिस में जो वर्कलोड होगा उसके हिसाब से इसके अंदर 1 दिन का भी टाइम लग सकता है, 1 हफ्ते का भी टाइम लग सकता है और 20 दिन का भी टाइम लग सकता है। तो 20 दिन एक मैक्सिमम टाइम आप मान के चल सकते हैं, वर्किंग डेज, जिसके अंदर आपका ये क्लेम पास हो जाना चाहिए। 1% अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रिजेक्ट के रीज़न को समझ के उसके बाद वापस से फॉर्म भरना चाहिए। मैं यहाँ जो फॉर्म भर रहा हूँ, पहले एक बार मैंने भरा था जो सेटल हो गया था, अब वापस से इन्होंने हमसे फॉर्म भरवाया है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आप भी अपना सही तरह से फॉर्म भर पाएंगे, सही तरह से आप अमाउंट निकाल पाएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो और अगर आपको एक्सपर्ट कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर सीखना हो कि पीएफ ईएसआई का काम, तो मेरा कोर्स भी अवेलेबल है, आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।